चलिए, पॉलिटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। देखिए, संविधान की इस विकास यात्रा में हमने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में सारे कंसेप्ट्स क्लियर कराए, ट्राइब्स को लेकर के, शेड्यूल कास्ट को लेकर के, बैकवर्ड क्लासेस जिन्हें हम अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, माइनॉरिटीज़, एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इनको हमने सर्टेन क्लासेस के तौर पे डील किया, जिनके लिए जितने भी स्पेशल प्रोविजंस हैं वो हमने आपको समझाए। सभी कमीशंस आपको अंडरस्टैंड करा दिए गए हैं। नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, फॉर शेड्यूल कास्ट, फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, फॉर माइनॉरिटीज़। हर प्रोविज़न को हमने कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट के साथ देखा। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम लैंग्वेजेस पे बात करेंगे। देखिए, जब हम हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के यूज़ की बात करते हैं कंट्री में, ऑफिशियल पर्पसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, जुडिशियल पर्पसेस या लीगल पर्पसेस के लिए, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने पहले भी कई लेक्चर्स में आपको बहुत डिटेल में चीज़ें समझाई हैं। नॉर्थ और साउथ का डिवाइड आपको अच्छे से समझाया। फिर जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट पेपर आया था, उस दौरान 3 लैंग्वेज फार्मूला के तहत दक्षिण के राज्य क्यों विरोध कर रहे थे, मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में भी लैंग्वेजेस का कंसेप्ट अच्छे से समझाया। हमारे पॉलिटी और ह्यूमन ज्योग्राफी के लेक्चर्स में ये डिटेल में टारगेट हुआ है। आज हमें उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना, हमें पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजंस रखे गए हैं उसे समझने की कोशिश करनी है। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो आज हम 3 टॉपिक्स को टारगेट करेंगे। पहला ऑफिशियल लैंग्वेज, दूसरा अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्राधिकृत जो पार्ट है उसके बारे में समझेंगे। मैं समझा दूंगा कि अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी का मतलब क्या है। और तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो दैट इज़ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो इस तरह से 3 टॉपिक हमारे आज के लेक्चर में टारगेट हो जाएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी। हर प्रोविज़न को अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, फिर बुक पढ़ना आपको बहुत ही इजी हो जाएगा, कोई समस्या रह नहीं जाएगी। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ों को समझेंगे भी। शुरुआत इस टॉपिक से करते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है, ये समझना ज़रूरी है। देखिए, संविधान में पार्ट 17 में 17वां जो अंग है उसमें आर्टिकल 343 से 351, आर्टिकल 343 से 351 के बीच में ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जिक्र आता है। इसको 4 भागों में आगे बांटा गया है। लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, रीजनल लैंग्वेजेस, लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी एंड टेक्स्ट ऑफ लॉज और स्पेशल डायरेक्टिव्स। 4 भाग हुए। पहला भाग लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, दूसरा भाग रीजनल लैंग्वेजेस, तीसरा भाग लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी एंड टेक्स्ट ऑफ लॉज, जुडिशरी की लैंग्वेज क्या होगी और जो लेजिस्लेशंस होंगे, जो लॉज बनेंगे, उनका टेक्स्ट क्या होगा। चौथा जो भाग है वो है स्पेशल डायरेक्टिव्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल डायरेक्टिव्स दिए हैं लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में, जिसके तहत ही ऑफिसर अपॉइंट होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए। इन सब चीज़ों के विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत हमें जो करनी है वो लैंग्वेज ऑफ द यूनियन से करनी है। देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न रखा गया था और बाद में पार्लियामेंट के द्वारा कानून बना करके क्या प्रोविजंस में बदलाव आए और क्या प्रोविजंस पार्लियामेंट लेकर के आई। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंग्वेज, देश की सरकार की, भारत सरकार की भाषा के तौर पर क्या कंसेप्ट अपनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो समझा रहा हूँ। कानून के द्वारा क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। सबसे पहली बात जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो ये कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यूनियन की वो हिंदी होगी। जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यूनियन की वो हिंदी होगी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने ही कह दिया। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन प्रभावी हुआ, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ
और ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ने ही कह दी कि 26 जनवरी 1950 में संविधान प्रभावी होने के साथ ही जो यूनियन की लैंग्वेज होगी ऑफिशियल, वो हिंदी होगी। ये एक चीज़। स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ होगी? देवनागरी। तो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई हिंदी भाषा ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यूनियन की। न्यूमरल्स कौन से यूज़ होंगे? नंबर 1 2 3 4। न्यूमरल्स जो होंगे वो इंटरनेशनल फॉर्म के यूज़ होंगे, इंडियन न्यूमरल्स यूज़ नहीं होंगे। आपने इंडियन न्यूमरल देखे होंगे 1 2 3 4, बहुत अलग तरीके से लिखा होता है। वो न्यूमरल ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ नहीं होंगे यूनियन की। इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स यूज़ होगी। तो इसलिए आप देख सकते हैं इंटरनेशनल न्यूमरल्स ही हम यूज़ करते हैं। तो ये बात पहली कह दी। ऑफिशियल लैंग्वेज देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी होगी और न्यूमरल्स जो यूज़ होंगे, नंबर्स जो यूज़ होंगे, वो इंटरनेशनल फॉर्म वाले यूज़ होंगे। इंडियन न्यूमरल्स का इंटरनेशनल वर्जन यूज़ होगा। ये बात स्पष्ट कर दी। अब देखिए, इस चीज़ को समझिए, इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करिए। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यहाँ पर यह है कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी होगी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया, लेकिन 26 जनवरी 1950 के पहले भारत ने अपना संविधान लागू नहीं किया था, और उसके थोड़े और पीछे जाएं तो 15 अगस्त 1947 तक भारत आज़ाद भी नहीं था। अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था और अंग्रेज़ी भाषा ही ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर बोली जाती थी। अंग्रेज़ी भाषा ही बोली जाती थी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। ये एक महत्वपूर्ण चीज़। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये दूसरी चीज़ भी कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये दूसरी चीज़ भी कहता है। वो ये कहता है कि फॉर द टाइम बीइंग इंग्लिश यूज़ होगी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, जैसे कि वो 1950 के पहले यूज़ होती थी। जिन पर्पसेस के लिए यूनियन की लैंग्वेज के तौर पर जैसे इंग्लिश इस्तेमाल होती थी, वैसे फॉर द टाइम बीइंग इंग्लिश इस्तेमाल होगी। अब फॉर द टाइम बीइंग का यहाँ पर मतलब क्या है, ये समझना ज़रूरी है। फॉर द टाइम बीइंग का यहाँ पर मतलब ये है कि 1965 में, यानी कि संविधान जब आया तभी ये बात कह दी गई थी कि जो मैंने पहले भी बहुत बार आपको समझाई है कि 15 बरस के बाद 1950 से 1965 में 15 बरस हो जाएंगे, कि 15 बरस के बाद 15 ईयर्स के बाद इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करने का प्रोविज़न यूनियन के एंड पे ख़त्म हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज यूनियन के ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर 1965 के बाद कंटिन्यू नहीं होगी, हिंदी अकेले कंटिन्यू होगी। अब ध्यान से समझिए, 26 जनवरी 1950 के पहले का प्रबंध ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और संविधान ने ये कहा कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की वो हिंदी है, देवनागरी स्क्रिप्ट के रूप में। लेकिन टाइम बीइंग, यानी कि जब 15 बरस जो पूरे होने हैं 1965 में, तब तक के लिए इंग्लिश भी कंटिन्यू होगी हिंदी के साथ साथ। जिस मैनर में इंग्लिश 1950 के पहले यूज़ हो रही थी यूनियन के ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, उसी मैनर में इंग्लिश भी कंटिन्यू होती रहेगी हिंदी के साथ साथ। पहले हिंदी तो थी नहीं, अब हिंदी में एग्जिस्टेंस में आ गई और वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई वाया कॉन्स्टिट्यूशन। और इंग्लिश थी तो इंग्लिश को अब आगे भी कंटिन्यू कराया गया है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का ट्रांजिशन करना एक नई लैंग्वेज में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, फिर कंट्री के सभी हिस्सों को जोड़ना। बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, हिंदी मेजॉरिटी लैंग्वेज नहीं है, वन ऑफ द मेजर लैंग्वेज है कंट्री की। तो इसलिए अभी समय था हिंदी को एक लिंगुआ फ्रैंका बनाने में, लोगों में वो स्वीकृति प्राप्त कर जाए। फिर कल्चर आस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है लैंग्वेज के साथ जुड़ा हुआ। बहुत पुरानी भाषाएं थी भारत में, जैसे संस्कृत बहुत पुरानी है तो तमिल भी बहुत पुरानी भाषा है दक्षिण की, लेकिन हिंदी कंपैरेटिवली काफ़ी नई भाषा थी। लेकिन क्योंकि बोले जाने वाली भाषाओं में, लिखे जाने वाली भाषाओं में उस समय में सबसे अधिक बोली लिखी जा रही थी ये
इसलिए इसको चुना गया। एक लैंग्वेज तो देनी ही थी पूरे देश को, एक डाइवर्स कंट्री को, एक कॉम्पोजिट कल्चर को। तो फिर उसमें ये एक प्रबंध रखा गया कि इंग्लिश को भी कंटिन्यू करेंगे 26 जनवरी 1950 से लेकर अगले 15 बरस तक। जिस मैनर में वो यूज़ हो रही थी 1950 के पहले, उसी मैनर में उन कामों के लिए जिन कामों के लिए हो रही थी, जो कि यूनियन के ऑफिशियल वर्क थे, ये प्रबंध रख दिया गया। तीसरा प्रावधान जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रखा वो ये रखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एम्पावर किया कि अगर 1965 के बाद भी आपको लगता है कि आप इंग्लिश को कंटिन्यू कराना चाहते हैं, तो फॉर सर्टेन पर्पसेस आप इंग्लिश को कंटिन्यू करा सकते हैं। तो ये शक्ति पार्लियामेंट पे छोड़ दी। संविधान ने अपनी तरफ से कह दिया कि 1965 में इंग्लिश खत्म हो जाएगी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी ही फिर अकेली कंटिन्यू करेगी। लेकिन हाँ, पार्लियामेंट को साथ में शक्ति दे दी ये कह करके कि आप अगर चाहते हैं कि इंग्लिश को यूज़ कराना है फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पसेस, तो आप करा सकते हैं, आप एम्पावर्ड हैं। लेकिन ये शक्ति सरकार को नहीं दी, ये पार्लियामेंट को दी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तीसरी चीज़। चौथी चीज़, राष्ट्रपति के ऊपर जिम्मेदारी डाली कि संविधान लागू होने के 5 बरस बाद और 10 बरस बाद, तो संविधान लागू होने के 5 बरस बाद मतलब कि 1955, और 10 बरस बाद मतलब कि एक बार 1960, तो एक बार 1955 में, एक बार 1960 में। तो संविधान लागू होने के 5 बरस बाद और 10 बरस बाद प्रेसिडेंट एक कमीशन बनाएंगे। जो कमीशन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन होगा, वो जिसकी जिम्मेदारी ये होगी कि वो ये देखेगा कि हिंदी के यूज़ को लेकर के जो प्रोग्रेस है उसका लेवल क्या है, इंग्लिश के यूज़ को लेकर के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कैसे काम कर रही हैं, और इन सब से रिलेटेड अदर मैटर्स। तो हिंदी के यूज़ को लेकर के प्रोग्रेस को इन्वेस्टिगेट करेगा। और इंग्लिश हम रिस्ट्रिक्टिव मैनर में यूज़ करें, क्योंकि 1965 तक तो हमें इसका इस्तेमाल ख़त्म ही करना था, तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा। इस तरह का एक कमीशन संविधान के कमेंस होने के 5 साल बाद और 10 साल बाद आएगा। और ये जो कमीशन होगा, इसकी जो भी रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट को एग्जामिन करने के लिए पार्लियामेंट की एक कमेटी बनेगी। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, पार्लियामेंट की एक कमेटी बनेगी। ये जो पार्लियामेंट की कमेटी बनी, आगे जा कर के ये बनेगी, उसके चुनाव, उसके मेंबर की प्रक्रिया हम अभी समझेंगे। ये पॉइंट आपको समझ आना ज़रूरी था जो मैंने आपको बताया। तो कुल 5 पॉइंट हमने समझे जो प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में थे। पहला प्रोविज़न कि भाई हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी भारत की, यूनियन की, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी, लेकिन जो न्यूमेरल्स होंगे वो इंडियन न्यूमेरल्स का इंटरनेशनल वर्जन होगा। दूसरी चीज़ हमने ये समझी कि इंग्लिश यूज़ होगी 1965 तक उसी मैनर में जिस मैनर में 1950 से पहले यूज़ होती थी फॉर यूनियन पर्पसेस, यूनियन के ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। तीसरी चीज़ ये है कि पार्लियामेंट को सशक्त कर दिया इस बात को लेकर के कि आप यदि चाहें तो 1965 के बाद भी इंग्लिश का यूज़ कंटिन्यू करा सकते हैं फॉर सर्टेन पर्पसेस एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। चौथी चीज़, राष्ट्रपति पर जिम्मेदारी डाल दी कि आप संविधान लागू होने के 5 बरस और फिर 10 बरस पर एक कमीशन बनाएंगे, दैट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, जो कि इस बात की जांच करेगा कि हिंदी की प्रोग्रेस का लेवल क्या, कहाँ खड़ा है, क्या है, और इंग्लिश का रिस्ट्रिक्शन कितना का है, रिस्ट्रिक्टिव यूज़ ऑफ इंग्लिश। और अगली चीज़, 5वीं चीज़ की ये जो कमीशन है, इसकी जो रिपोर्ट आएगी उसको एग्जामिन करने के लिए पार्लियामेंट की कमेटी बनेगी, जिस कमेटी में जो 8th शेड्यूल है, उस 8th शेड्यूल के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ओरिजिनली उसमें 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, आज उसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो 8th शेड्यूल है उसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इस पार्लियामेंट की कमेटी में उन सभी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करते हुए पार्लियामेंटेरियन होने चाहिए। इस ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की रिपोर्ट को एग्जामिन करने वाली जो पार्लियामेंट की कमेटी बनेगी, पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा
उस पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर 8th शेड्यूल में गिवन जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उन लैंग्वेजेस से बिलोंग करते हुए कैंडिडेट होने चाहिए, पार्लियामेंटेरियन होने चाहिए। जो वो वाली भाषा, पंजाबी बोलने वाला कैंडिडेट होना चाहिए, मराठी बोलने वाला कैंडिडेट होना चाहिए। इस तरह से ये 5 प्रावधान यहाँ पर रखे गए। और जो कमेटी है पार्लियामेंट की, इसके कुल 30 सदस्य होंगे, 30, जिसमें से कि 20 लोकसभा से होंगे और 10 मेंबर्स राज्यसभा से होंगे। और इनका सिलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के द्वारा होगा बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि बिल्कुल वैसी ही चुनाव प्रक्रिया जैसी राज्यसभा के सदस्यों के लिए या फिर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इस्तेमाल होती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट विधि का इस्तेमाल करके, प्रक्रिया का इस्तेमाल करके ये 30 सदस्य चुने जाएंगे पार्लियामेंट की जो कमेटी है उसके, जिसमें से कि 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से हैं। और इस बात को इंश्योर करना है कि ये 8th शेड्यूल के जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनको रिप्रेजेंट करते होने चाहिए। ये एग्जामिन करेंगे उस ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की रिपोर्ट को। क्लियर इतनी कहानी। इसी चीज़ को संज्ञान में लेते हुए हुआ क्या, 5 बरस पूरे होने पर 1955 में प्रेसिडेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाया, बी और जी खेर। तो बीजी खेर की अध्यक्षता में ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बना। उस ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1956 में सबमिट की टू द प्रेसिडेंट। उस रिपोर्ट को एग्जामिन करने के लिए फिर 1957 में पार्लियामेंट की कमेटी बनी और उस पार्लियामेंट की कमेटी के चेयरमैन थे गोविंद बल्लभ पंत। बल्लभ मैंने कह दिया, गोविंद बल्लभ पंत। ये भी बड़ी शख्सियत हैं, इन्होंने भी बहुत से काम किए हैं, बहुत से रिजर्वायर्स, डैम्स इनके नाम पर हैं, सड़कें। तो गोविंद बल्लभ पंत ये चेयरमैन हुए उस कमेटी के। ये एक चीज़ हुई। फिर 10 बरस के बाद भी कमीशन बनाना था, तो वो कमीशन को नहीं बनाया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, ऐसा कोई कमीशन नहीं बना। 1955 के बाद 1960 में भी कमीशन बनना था, लेकिन वो नहीं बना। अब 1963 में पार्लियामेंट के द्वारा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया। कारण ये था कि 1961 से 63 का ये जो समय था, दक्षिण में राजनीति जो थी वो कुछ इस तरह से बदल रही थी कि 1953 से 55 के तहत स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपना काम किया। राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए जो कमीशन लाया गया उसने काम किया और उसने ये कहा कि मुख्यतः लैंग्वेज के आधार पर राज्य बनाए जाएं, जिसके बेसिस पर लिंग्विस्टिक स्टेट 1956 स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेकर के आया गया। उसके तहत बनाए गए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसी की वजह से आया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना था। तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956-57 के तहत फिर फर्दर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो लैंग्वेज एक बहुत ही डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया देश में राज्यों के बनने का। तो लैंग्वेज बेस्ड इमोशंस इंजेंट हुए बहुत तीव्र गति से। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बहुत तीव्र हुई दक्षिण में ख़ास तौर पर। और ये वो समय था जब इस बात को लेकर के भी एजिटेशन था कि भाई पूरे देश भर की एक ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे हो सकती है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर ही क्यों होगी 1965 के बाद। ऐसा तो हम नहीं मानते, ये तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। और दूसरी बड़ी चीज़ कि इस तरह से नॉर्थ साउथ को डोमिनेट करना चाहता है, हिंदी स्पीकिंग एरिया नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ को डोमिनेट करना चाहते हैं। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स पॉपुलेशन में ज़्यादा है, साइज़ में बड़े हैं, उनके लोकसभा में भी सदस्य अधिक होंगे। तो पॉलिटिक्स जो है वो एक तरह से हिंदी स्टेट्स पॉलिटिक्स बन करके रह जाएगी। तो इस तरह से ये मांगे उठने लगी कि केवल हिंदी ही नहीं, फेडरलिज्म के कंसेप्ट को ध्यान में देखा जाए तो राज्यों का अपना महत्व है, उनका अपना अस्तित्व है, उस अस्तित्व को महत्व दिया जाए। दूसरी तरफ कल्चरल डाइवर्सिटी को चेरिश करता है कॉन्स्टिट्यूशन, और लैंग्वेज किसी भी कल्चर को सहेज के रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है।
तो इसकी वजह से उस कल्चरल डाइवर्सिटी को भी चेरिश करने के लिए केवल हिंदी को ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर प्रमोट करना ये ठीक नहीं। ये मांगें तीव्र हो गई। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कंट्री में वो गलती ना हो जाए जो गलतियां कभी श्रीलंका ने की, सिंगली भाषा को एक भाषा के तौर पर देश में स्थापित करने के नाम पर, और तमिलियंस के द्वारा फिर लंबे समय तक प्रोटेस्ट हुए। वो गलती ना हो जाए जो पाकिस्तान ने की, जिसके तहत उसने अपने पूर्वी हिस्से पर यानी कि आज के बांग्लादेश पर उर्दू थोपने का प्रयास किया, जो कि लंबे समय से कल्चरली बांग्ला भाषी लोग थे, चाहे वो मुस्लिम थे लेकिन बांग्ला भाषी थे। बाद में आपने देखा 1971 में बांग्ला भाषा के आधार पर विश्व का पहला देश बना बांग्लादेश। भारत ऐसी गलतियों से बचना चाहता था। तो 1963 का ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लाया गया, जिसके तहत ये प्रावधान रखा गया कि 1965 के बाद भी इंग्लिश हिंदी के साथ साथ एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर कंटिन्यू होगी। और इस एक्ट में एक ख़ास बात ये भी थी कि इस बार इसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो इंग्लिश का यूज़ 15 साल के लिए अप्रूव किया गया था, यानी कि 65 तक। लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963 का, इसके तहत कोई समय सीमा नहीं दी गई कि 1965 के बाद इंग्लिश हिंदी के साथ साथ यूज़ होगी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, तो कब तक, ऐसा कुछ नहीं था। इनडेफिनिट पीरियड तक के लिए इंग्लिश यूज़ होगी हिंदी के साथ साथ एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। ये एक बड़ी चीज़। दूसरी चीज़, 1967 में इस 1963 वाले ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और ये प्रावधान रखे गए कि कुछ मामलों में इंग्लिश कंपलसरी होगी कि वो चीज़ें इंग्लिश में होनी ही होनी है। वो चॉइस नहीं है यूनियन गवर्नमेंट की कि यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो इंग्लिश में वो चीज़ करे या ना करे। ऐसा नहीं है, वो चीज़ें इंग्लिश में होंगी ही होंगी, हिंदी के साथ साथ वो इंग्लिश में भी होंगी, पर्टिकुलरली होंगी। तो जैसे कि जो भी रूल्स, रेजोल्यूशंस, ऑर्डिनेंसेस, जितना भी ये सारा काम सरकार का है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिपोर्ट्स हैं, प्रेस कम्युनिकेशंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये सब इंग्लिश में मैंडेटरली होंगी। जो भी रिपोर्ट्स पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट की जाएंगी, कई तरह की रिपोर्ट्स मैंने आपको बताया पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो कैग की रिपोर्ट है, चाहे वो लिंग्विस्टिक ऑफिसर की रिपोर्ट है, या कई तरह के कमीशंस हैं उनकी रिपोर्ट्स। जो भी रिपोर्ट्स पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत होंगी वो मैंडेटरली इंग्लिश में होंगी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइसेंसेस, परमिट्स, अग्रीमेंट्स केंद्र सरकार करेगी वो मैंडेटरली इंग्लिश में होंगे ही होंगे। तो ये हिंदी में तो होंगे, तीनों ही चीज़ें ये हिंदी में तो होंगी ऑब्वियसली, लेकिन ये अब मैंडेटरी है कि ये इंग्लिश में भी होंगी। ये 1967 का अमेंडमेंट कहता है। अमेंडमेंट किया गया 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में, और 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के द्वारा ये प्रावधान दिया गया कि केंद्र के लेवल पर अब हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ हो सकती है। लेकिन 1967 के अमेंडमेंट के तहत इन तीन चीज़ों के मामले में इंग्लिश भी यूज़ हो ऐसा नहीं है। हिंदी के साथ इंग्लिश मैंडेटरली है कि ये चीज़ें इंग्लिश में भी होंगी, ऐसा यहाँ पर परिवर्तन कर दिया गया। ये लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में दो चीज़ें समझ में आई हमें। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, दूसरा पार्लियामेंट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में वो 5 चीज़ें दी गई थी जो मैंने पहले बताई, जिसमें हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन की लैंग्वेज दी है, याद रखिएगा। लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज़ हिंदी। कॉन्स्टिट्यूशन ने 15 साल के लिए इंग्लिश भी दी हिंदी के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को शक्तियाँ भी दी कि 15 साल के बाद इंग्लिश को कंटिन्यू करना तो कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को कमीशन बनाने को कहा, जिसके तहत ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बने, और कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट की कमेटी बनाने को कहा। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने किया। फिर आगे पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने फिर एक्ट लेकर के आए 1963 का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, और उस लैंग्वेज एक्ट के तहत पार्लियामेंट ने इंग्लिश को हिंदी के साथ साथ
वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। आज भारत सरकार की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और हिंदी। यूनियन गवर्नमेंट की, यूनियन की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और हिंदी। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको समझना है। जो भी बिल्स हैं, जो भी रेजोल्यूशंस हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो भी कार्रवाइयाँ पार्लियामेंट में, जो रिपोर्ट्स प्रस्तुत होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी मीडिया कम्युनिकेशन होती है, जो भी उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, कुछ भी इट एनीथिंग हिंदी और इंग्लिश में होता है। इस चीज़ को समझना है। जो भी लाइसेंसेस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ भी है, हिंदी इंग्लिश में होता है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ने किया। तो इंग्लिश भी चलेगी हिंदी के साथ साथ, और 1967 के अमेंडमेंट ने कुछ क्षेत्रों में इंग्लिश को भी हिंदी के साथ मैंडेटरी ही कर दिया। ये लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में डील हुआ, पार्ट 17। अब कहानी आती है रीजनल लैंग्वेजेस की। पार्ट 17 में रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर के क्या, तो स्पष्ट बात समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 17 के तहत, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट्स की नहीं दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जैसे यूनियन के लिए हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स के लिए कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं दी है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उस समय में ऐसा नहीं किया। कैसे कर सकते थे? देश में राज्य का गठन, पुनर्गठन चल रहा था। ये निश्चित नहीं था कि किस आधार पर राज्य आने वाले समय में बनेंगे। कोई कहता था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रायोरिटी दें, कोई कहता था इकोनॉमी को प्रायोरिटी दें, कोई कहता था रीजन को प्रायोरिटी दें, कोई लैंग्वेज को प्रायोरिटी देने की बात करता था, कोई रिसोर्सेज को। तो ये क्लैरिटी नहीं थी। तो संविधान के द्वारा अगर कोई ऑफिशियल लैंग्वेज इस तरह से राज्यों की निर्धारित कर दी जाती, काफ़ी आर्बिट्रेरी एक्ट होता ये कि समय के बाद हो सकता है जिस राज्य के लिए वो लैंग्वेज ऑफिशियल डिक्लेयर की गई है, उस राज्य में मेजॉरली लोग वो लैंग्वेज बोल ही नहीं रहे अब, क्योंकि हो सकता है उस राज्य का पुनर्गठन किसी और आधार पर कर दिया गया हो। तो ये चीज़ें क्लियर नहीं थी। ये लॉजिकली ही बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरलिज्म को चेरिश करते हुए, डाइवर्सिटी को इम्पोर्टेंस देते हुए, राज्यों की ऑटोनॉमी को इम्पोर्टेंस देते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बात का ध्यान रखा कि जो स्टेट्स जब एग्जिस्टेंस में आएंगी तो उन स्टेट्स की जो लेजिस्लेचर्स होंगी वो खुद ही तय करें कि वो किस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ये लॉजिकली मैंने आपको समझा दिया। और फिर प्रावधान क्या रखा? प्रावधान ये रखा कि स्टेट लेजिस्लेचर्स विल डिसाइड कि उनके क्षेत्र में, उनके राज्य में बोलने जाने वाली एक या उससे अधिक भाषा को वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं तो वो बना ले। इट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, नॉट बाय द गवर्नर, द प्रेसिडेंट, बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जब तक वो ऐसा नहीं करते हैं, ये कहा फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने, जब तक वो राज्य ऐसा नहीं करते हैं तब तक इंग्लिश कंटिन्यू होगी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर उस स्टेट में। तो राज्य एग्जिस्टेंस में आता है, एग्जिस्टेंस में आने के तुरंत बाद वो अब जो भी मेजॉरली बोले जाने वाली लैंग्वेज है, एक या दो या जो जितनी लैंग्वेज उनको सही लगता है, वो उसे ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर लें। जब तक वो नहीं कर रहे हैं, जितना डिले कर रहे हैं, तब तक के लिए फिर इंग्लिश राजकीय भाषा रहेगी, इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। दैट्स इट। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया। ये दिस इज़ द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो किस लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं ये उनकी चॉइस है। हिंदी को बनाना चाहते हैं हिंदी को बनाएं, या फिर 8th शेड्यूल में गिवन अदर लैंग्वेजेस हैं उनको बनाएं, या मैं बहुत बड़ा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने, या 8th शेड्यूल के बाहर कोई लैंग्वेज है तो उसको बनाइए आप। मैंने क्या बताया, शुरुआत में 8th शेड्यूल में तो 14 लैंग्वेजेस थी, समय के साथ साथ उसमें और नई भाषाएं डाली गई, आज 22 लैंग्वेजेस हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि अभी और 38 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस के तौर पर 8th शेड्यूल में डालने की डिमांड है कि उन्हें भी डाला जाए। तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई राज्यों के ऊपर कि आप बाउंड हैं कि आपको जो उन 14 लैंग्वेजेस का बुके है उसी में से ही कोई लैंग्वेज का फ्लावर चुनना है, ऐसा नहीं। यहाँ पर MCQs में पेच फंस जाता है
क्योंकि चीज़ों को थोड़ा सुलझे दिमाग से नहीं लेते, हम रट्टा मारने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, पूरी आज़ादी दी गई कि भाई हिंदी को लेना हिंदी को ले लो, कोई अदर ऑफिशियल लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में लेना ले लो, बाउंड नहीं हो कि इसी शेड्यूल में से ही उठानी कोई लैंग्वेज, कोई और लैंग्वेज है तो ले लो, आपकी चॉइस है। आई बात समझ में? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब तक नहीं लेते हो इंग्लिश यूज़ होती रहेगी लैंग्वेज के तौर पर। तो फिर तुरंत राज्य जो थे तुरंत उन्होंने लैंग्वेजेस अडॉप्ट करनी शुरू की। जैसे आंध्र प्रदेश ने तेलुगु लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली, और केरला ने मलयालम, कर्नाटका कन्नड़, तमिलनाडु तमिल, सभी राज्यों ने इस तरह से अडॉप्ट करनी शुरू कर दी। उत्तर भारत के तकरीबन 9 राज्य ऐसे हुए, जैसे कि उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी है आज, छत्तीसगढ़। तो ये कुछ राज्य हुए जिन्होंने हिंदी को अडॉप्ट किया। कोई हो सकता है एक आधा राज्य रह रहा हो, तो ये राज्यों ने हिंदी को अडॉप्ट किया एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आपने अगर 10th में हिंदी की होती है तो इसलिए आप इन राज्यों के PCS भी दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ का दे सकते हैं, झारखंड का, यूपी का, बिहार का, MP का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, हरियाणा का, उत्तराखंड का, हिमाचल का। ये इसलिए दे पाते हो आप क्योंकि इन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को अडॉप्ट किया। वहीं कुछ राज्य थे जैसे पंजाब और गुजरात, इन्होंने हिंदी के साथ, ये लाइन ध्यान से सुनो, इन्होंने हिंदी के साथ, पंजाब ने पंजाबी को और गुजरात ने गुजराती को ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया। तो 2 ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी के साथ पंजाबी, हिंदी के साथ इंग्लिश, हिंदी के साथ गुजराती, गुजरात के द्वारा। इसी तरह से गोवा ने कोंकणी, मराठी और गुजराती इन भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अपनाया। वहीं उत्तर पूर्व के कुछ राज्य, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में क्रिश्चियन मिशनरीज़ के द्वारा इंग्लिश एजुकेशन का प्रचार प्रसार किया गया था, तो उन उत्तर पूर्व के राज्यों की बात करें तो जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल किया। ये बड़ी चीज़ है। तो इस तरह से इन सभी राज्यों ने अपनी अपनी इंग्लिश, अपनी अपनी लैंग्वेजेस को इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, और बाकी सारा प्रोविज़न मैंने आपको बता दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया प्रावधान था। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अभी इस समय के लिए, फॉर द टाइम बीइंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन वुड रिमेन द लिंकेज लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट और बिटवीन वेरियस स्टेट्स। यानी कि जो केंद्र और राज्य हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगी, केंद्र और राज्य के बीच में जो कम्युनिकेशन होगी, राज्य और राज्यों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगी, ये कम्युनिकेशन का लिंक जो लैंग्वेज बनेगी ऑफिशियल लैंग्वेज, वो इंग्लिश रहेगी। केंद्र राज्य के बीच में बातचीत का और राज्यों राज्यों के बीच में बातचीत का जो आधार बनेगी, जो भाषा, वो अंग्रेजी बनेगी। ये बात अब ध्यान से सुनिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कहा, लेकिन वर्ड यहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग है। आई बात समझ में? टाइम बीइंग का वही कहानी कि एक तो 1965 1965 के अराउंड आके तो चीज़ें बदल ही जाएंगी, लेकिन उसके पहले भी बदल सकती हैं, क्योंकि यहीं पर फिर कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रावधान दे रहा है कि अगर 2 राज्य या उससे अधिक राज्य आपस में मिलकर के ये अग्रीमेंट कर लेते हैं कि वो इंग्लिश के अलावा हिंदी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं अग्रीमेंट के तहत। उनमें आपस में अग्रीमेंट होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश ने और बिहार ने ये एग्रीमेंट किया कि उनके बीच आपस में जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज होगी वो हिंदी लैंग्वेज होगी। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इट विल बी हिंदी लैंग्वेज। क्लियर? तो ये दूसरा प्रावधान। इसी प्रावधान के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया प्रावधान था कि जो यूनियन और स्टेट्स हैं, स्टेट्स और स्टेट्स हैं, यूनियन और स्टेट्स, देन स्टेट्स आपस में, इनके बीच में फॉर द टाइम बीइंग द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन विल बी इंग्लिश। अगर एग्रीमेंट के वाया राज्य चाहें तो उनके बीच में जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है वो हिंदी
हो सकती है, जैसा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और यूपी ने किया। लेकिन अब यहाँ पर पार्लियामेंट क्या लेके आई? मैंने आपको बताया था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का, उसने यहाँ पर चीज़ें बदल दी। वो क्या कहते हैं? इंग्लिश शुड बी यूज्ड फॉर पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड द नॉन हिंदी स्टेट। यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 ने जो इंग्लिश के साथ टाइम बीइंग वर्ड लगा हुआ था, उस टाइम बीइंग वर्ड को हटा दिया, और जो गैर हिंदी भाषी राज्य थे उनको एकोमोडेट करने के लिए जहाँ पहले वो प्रोविज़न डाला कि 1965 के बाद भी इंग्लिश यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर कंटिन्यू होंगी, वही यहाँ पर एक प्रावधान इस ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 ने डाला कि यूनियन के बीच में और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के बीच में, यानी कि जिन्होंने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं माना, उन स्टेट्स के बीच में इंग्लिश विल बी द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन के लैंग्वेज पर तो यूज होती रहेगी उनके बीच में। और दूसरी बात, किसी हिंदी स्टेट या नॉन हिंदी स्टेट के बीच में यदि कम्युनिकेशन की लैंग्वेज हिंदी है, किसी हिंदी और नॉन हिंदी स्टेट में यदि कम्युनिकेशन की लैंग्वेज हिंदी है, तो वो हिंदी को ऑलवेज इंग्लिश ट्रांसलेशन एकम्पनी करेगा। यानी कि जो भी वार्तालाप, पत्र व्यवहार, बातचीत उन दो राज्यों में होती है जो कि हिंदी और नॉन हिंदी स्टेट हैं, तो उस कम्युनिकेशन का अगर मीडियम हिंदी है तो इंग्लिश भी साथ में होगा, ट्रांसलेशन होगी। ये प्रावधान रखे गए। इससे सेफ्टी और सिक्योरिटी दे दी देश के उन सभी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को। सेंटर ने हिंदी को थोपना नहीं चाहा, फेडरलिज्म का कंसेप्ट भी बचा रहा, डाइवर्सिटी का कंसेप्ट भी बचा रहा। दो कॉन्टेक्स्ट हमने राज्यों के मामले में देखे, दो चीज़ें। पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, यहाँ पे पार्लियामेंट की बात नहीं हो रही, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई लैंग्वेज नहीं दी राज्यों के लिए। ये कह दिया कि भैया आप अपनी भाषा, लेजिस्लेचर आपकी डिसाइड करेगी, जो भी एक या दो जो भी लैंग्वेजेस आप चाहते हैं जो मेजॉरिटी बोली जा रही हैं आपके राज्य में, और जब तक ये नहीं होता तो इंग्लिश विल कंटिन्यू एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ये एक बात कह दी और उसके तहत राज्यों ने अपनी अपनी भाषा उठाई, मैंने आपको समझाया। दूसरे पॉइंट ने कम्युनिकेशन की लैंग्वेज, किस तरह से इंटरेक्शन होगी सेंटर और स्टेट के बीच में, स्टेट और स्टेट्स के बीच में, इस कंसेप्ट को सेटल किया कि फॉर द टाइम बिंग जो यूनियन और स्टेट्स हैं और जो स्टेट और स्टेट्स आपस में, इनके बीच कम्युनिकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होगी, ये प्रावधान रखा गया। और अगर इसके अलावा कोई राज्य, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी दे दी थी, लेकिन सुगमता बनी रहे केंद्र और राज्य और राज्य और राज्यों के बीच में, क्योंकि लैंग्वेज डाइवर्सिटी बहुत है, बातचीत बनती रहे, इसलिए इस मामले में, इस कम्युनिकेशन के मामले में इंग्लिश को वरीयता दे दी कि इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन होगी। लेकिन फिर उसमें यह भी कह दिया कि अगर कोई राज्य हिंदी में कम्युनिकेशन चाहते हैं तो दे कैन डू दैट, उसके लिए उन्हें एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने बताया मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और बिहार ने एग्रीमेंट किया और उनकी कम्युनिकेशन हिंदी में होती थी। अब एंट्री हुई पार्लियामेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की, क्योंकि वो टाइम बीइंग वाला टाइम ख़त्म हो रहा था, तो उसने फिर आकर के प्रावधान रख दिया कि भाई जो भी यूनियन और नॉन हिंदी स्टेट के बीच में कम्युनिकेशन है, चिंता मत करिए, हिंदी थोपेंगे नहीं आप पे, वो इंग्लिश में ही रहेगा। यानी कि आज की डेट में अगर कम्युनिकेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब के बीच में, पंजाब इज़ नॉन हिंदी स्टेट, तो इट विल बी इन इंग्लिश। आज के बीच में अगर कम्युनिकेशन होता, अगर पंजाब ने हिंदी को एक वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रखा है, तो इट कैन बी इन हिंदी ऑल्सो, बट ऐसा सिनेरियो नहीं है, क्योंकि जब जिस समय की हम बात कर रहे हैं कि पंजाब ने और गुजरात ने